जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकर टीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासें हिस्ट्री से संबंधित हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्राग इतिहास और आदि इतिहास पढ़ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शुरू से एंड तक देखें। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास के बारे में जान लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कौन सी हिस्ट्री में पढ़ी थी? जिसे हमने पढ़ा था आर्य इतिहास, जिसे हम बोलते हैं प्रो हिस्ट्री। सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो मानव थे वो नदियों के किनारे शहर बसे हुए थे, और जो नदियाँ थी वो सिंधु नदी से जुड़ी हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जानकारी दी किसने दी थी, कि यहाँ सिंधु सभ्यता है क्यों। इसकी जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैनसन ने दी थी। उन्होंने बताया कि यहाँ सिंधु मतलब यहाँ पर कुछ मानव रहने के काल मिल रहे हैं, तब मतलब कंकाल। तो उन्होंने बताई, जानकारी दी थी कंगनिम को। उन्होंने इसका सर्वेक्षण कराया, और सर्वेक्षण कराया किसके अकॉर्डिंग? जो खुदाई कराई थी वो अधिकारी थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अधिकारी थे। उन्होंने खुदाई किसके अकॉर्डिंग कराई? वो कराई थी दयाराम साहनी। तो उन्होंने खुदाई कराई थी। खुदाई कराते कराते हम बताएंगे कि किन किन स्थलों की खुदाई हुई थी, कहाँ कहाँ ये स्थल मिले थे। ठीक है, लेकिन उससे जानने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का आकार और उनके सिरे के बारे में बात कर लेते हैं, और इसकी क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके सिरे मैंने आपको 4 बताए थे। पश्चिमी सिरा सतकांगडोर, जो दास नदी किनारे है, वर्तमान पाकिस्तान में। उत्तरी सिरा ये जम्मू कश्मीर में, जिसे मांडा कहते हैं, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। पूर्वी सिरा कहाँ है? पूर्वी सिरा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, दिल्ली के पास आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और फिर बात करते हैं दक्षिणी सिरा कहाँ स्थित है। दक्षिणी सिरा जो फैला हुआ है, दक्षिणी जी महाराष्ट्र में दैमाबाद तक फैला हुआ है। किस नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद? दैमाबाद जो स्थित है वो है प्रणाम नदी के किनारे। लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताया कि प्रणाम नदी ना दे करके गोदावरी नाम पूछ लेता है। तो मैंने जो आपको पॉइंट बताए थे, यहाँ तक इनका विस्तार है। किसका विस्तार है? सिंधु सभ्यता का। फिर मैंने आप बात बताई थी आपको कि इसका आकार कैसा है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्यों रह गया था? इसका आकार चतुर्थ था, मतलब इसका चतुर्भुज क्यों हो सका? क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इसका पूर्वी सिरा जो आलमगीरपुर वाला, दिल्ली के नजदीक है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, वो पूर्वी सिरा का विस्तार कम हुआ था। तो इस कारण इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार रह गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसके क्षेत्रफल के बारे में। इसके क्षेत्रफल कितना है? इसके क्षेत्रफल मैंने बताया आपको, इसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो आज दोस्तों यहाँ तक हमने पिछली क्लास में चर्चा की, लेकिन आज चर्चा करेंगे यहाँ से कौन कौन से स्थल मिले थे, किसने देखे थे स्थल, किसने की खुदाई में मिले थे, किसने खुदाई की थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, किस नदी के किनारे स्थित है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और समझिए दोस्तों। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने हमारी हिस्ट्री की क्लास देख रहे हो, लेकिन यदि आप पॉलिटी की क्लास देखना चाहते हो, ज्योग्राफी की देखना चाहते हो, मैथ और रीजनिंग की देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, और चैनल पर जाने के पश्चात आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी की सारी क्लासें मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। देखो, इसे सभ्यता क्यों कहा गया? बात करते हैं कि सभी को मोहनजोदड़ो नाम दिया गया किसी स्थल को, ठीक है, लेकिन इसे हड़प्पा के साथ साथ सभ्यता शब्द क्यों जोड़ा गया? क्यों जोड़ा गया? क्यों इसलिए जोड़ा गया कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल की जानकारी मिली थी वो मिली थी हड़प्पा के बारे में। तो इसका नाम हड़प्पा के साथ साथ इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया। इसकी खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? सन 1921 में। 1921 में। कौन सी ईस्वी में? सन 1921 ईस्वी में। एक व्यक्ति थे, खुदाई कर रहे थे, दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में खुदाई कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? पाकिस्तान में एक जगह है। कहाँ पर? पाकिस्तान में एक जगह है। ये कौन से जिला में है? लड़काना जिला। लड़काना जिला है। और ये किस नदी के किनारे है? लड़काना जिला रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछता है कि
सिंधु सभ्यता में कभी कभी स्थल के बारे में पूछ लेता है कि किस स्थल की खोज हुई थी, तो हड़प्पा के भी पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन सी ईस्वी में हुई थी, 1921 ईस्वी में। कभी कभी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। फिर चौथा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इसे घुमा करके ये पूछ सकता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित मैंने आपको बता दी कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं कि इससे कौन कौन से अवशेष मिले थे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम समझते हैं कि कौन कौन से इसके स्थल मिले थे। देखो, इससे स्थल मिला था, सबसे पहले बात करते हैं कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक आपने देखा होगा कि कैसा होता है कुम्हार का चाक। यहाँ कुम्हार का चाक देखने को मिला, जब खुदाई हो रही थी तो उसमें कुम्हार का चाक निकला। तो कुम्हार का चाक क्वेश्चन पूछेगा कि कुम्हार का चाक कहाँ देखने को मिला? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर श्रम आवास। श्रम आवास, श्रम आवास। देखो यहाँ पर श्रम आवास भी देखने को मिले। श्रम जब खुदाई होती रही तो धीरे धीरे सारे के सारे आपसे देखने को मिल रहे थे। तो क्या मिला? श्रम आवास। एक यहाँ मिला अन्नागार। अन्नागार, ठीक है, अन्नागार देखने को मिला। और यहाँ फिर मिला मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, क्या देखने को मिली? मातृ देवी की मूर्ति मिली। और मातृ देवी की मूर्ति के साथ साथ ओखली भी मिली यहाँ, ओखली। और इसके साथ साथ RH37 कब्रिस्तान देखने को भी मिला था। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हाथी के खोपड़ी के कंकाल, हाथी के खोपड़ी के कंकाल। ठीक है, हाथी के खोपड़ी के कंकाल। और एक है देखने को मिला एक सींग वाला जानवर। एक सींग वाला जानवर। मैं आपको इस हिसाब से लिखवा रहा हूं कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहता तो यहाँ शॉर्टकट में लिख देता एक सींग वाला जानवर, एक सींग लिख देता, वाला जानवर भी लिख देता। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको बढ़िया तरह से लिखा रहा हूँ कि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि यहाँ से क्या क्या देखने को मिला? कुम्हार का चाक, श्रम आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, और RH37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी कंकाल भी मिले, और एक सींग वाला जानवर। तो हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर याद कैसे करेंगे। तो याद करने की बात करते हैं कि यहाँ पर कुम्हार का चाक था। कुम्हार का चाक था तो व्यक्ति को रहने के लिए कोई एक आवास होना चाहिए। कुम्हार की चाक बर्तन बनाने के लिए तो श्रम आवास था। श्रम आवास था तो उसके खाने के लिए कुछ अन्नागार भी होना चाहिए। कहीं एकत्र भोजन करता है तो उसे कहते हैं अन्नागार। तो कुम्हार का चाक रहने के लिए श्रम आवास, खाने के लिए अन्नागार। और बात करते हैं मातृ देवी की मूर्ति, पूजा करने के लिए एक मूर्ति रख लेते हैं। तो क्या कुम्हार का चाक आवास में रहता है और अन्नागार भी होता है उसके पास, और एक मूर्ति की पूजा करता है। याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करोगे। तो क्या मिली थी? मातृ देवी की मूर्ति। उस मातृ देवी की मूर्ति थी, उसने ओखली में ली और ओखली में लेकर उस मूर्ति को कूटा और फिर उसने RH37 कब्रिस्तान में दफना दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको इस हिसाब से याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं हाथी की खोपड़ी के कंकाल भी मिले थे और एक सींग वाला जानवर। आपने मूवी देखी होगी तो मोहनजोदड़ो में एक सींग वाला जानवर देख लेना कि कैसा था। आप कहोगे एक सींग जानवर तो हमारा गैंडा भी है, लेकिन वो उसमें गैंडा नहीं था, वो एक प्राकृतिक मतलब एक ईश्वर बताया कि वो बहुत ही वैसा जानवर था, ईश्वरी रूप बताया गया था उसे। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे। क्वेश्चन पूछा है कि RH37 कब्रिस्तान मिला था वो किस स्थल से मिला था। तो किस स्थल से मिला था? वो हड़प्पा सभ्यता से मिला था। कभी कभी पूछ सकता है ओखली कहाँ से मिली, या मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, अन्नागार कहाँ से मिला, कुम्हार का चाक, श्रम आवास कहाँ से मिले थे। इस हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन किसी हिसाब से पूछ सकता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक याद कीजिए और फिर इसको इस हिसाब से याद कीजिए। कोई सा भी पॉइंट एग्जामिनर पूछे दोस्तों, यदि आपको ये पता है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। चाहे वो आपका एग्जाम SSC सही, आर्मी सही, UP SSSC यानी पैट का सही, SSC GD की बसी, किसी का भी एग्जाम सही,
वो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्का था, मोहर था, उस पर किसका साइन था। तो देखो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर थी, जो मतलब सिक्का था, सिक्का, उस सिक्के पर किसकी मोहर थी। तो उस पर जो मोहर थी दोस्तों, वो थी एक सींग वाले जानवर की। किसकी मोहर थी? एक सींग वाले, एक सींग वाला जानवर। किसकी मोहर थी एक सिक्के पर? एक सींग वाले जानवर की मोहर थी। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी मोहर पर, सिक्के पर मोहर ही पूछ लेता, लेकिन घुमा के उल्टा भी पूछ सकता है दोस्तों। उल्टा ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्का प्रचलित थे, उस पर किसकी मोहर नहीं थी। तो उस पर दोस्तों गाय की मोहर नहीं थी। उस पर किसकी मोहर नहीं थी? गाय की मोहर नहीं थी, ठीक है। इतनी बात को आप हड़प्पा सभ्यता से याद कीजिए। याद करने के पश्चात दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन सही इससे ज़्यादा रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो दोस्तों हमने बात कर ली हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो को समझते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या मिला दोस्तों? कुम्हार का चाक, श्रम आवास, अन्नाकार, मातृदेवी की मूर्ति, ओखली, RH 37 कब्रिस्तान, और क्या मिला यहाँ से? हाथी के खोपड़ी के कंकाल और एक सींग वाले जानवर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये बताइए दोस्तों कि किस सिक्के पर मोहर किसकी नहीं थी? गाय की नहीं थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। बात कर रहे हैं अब मोहनजोदड़ो की। हम हड़प्पा की हमने बात कर ली थी, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो की यदि आप रियलिटी में देखना चाहते हो तो उसकी मूवी देख लीजिए, ठीक है। मूवी देखने के पश्चात आपको सब कुछ पता चल जाएगी कि कैसे कैसे वहाँ के लोग रह रहे थे। तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है इसका मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? देखो, मृतकों का टीला ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहले लोग रह रहे थे सिंधु सभ्यता में, जो मतलब पहले लोग रह रहे थे, वो क्या करते, लोगों को दफना करके एक दूसरे के ऊपर दफना देते थे। लेकिन जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, वो क्या करते थे कि व्यक्ति को दफना करके नहीं, उन्हें जलाया करते थे, और जला करके एक स्थान पर जलाते थे। जलाते जलाते वहां क्या हुआ? मिट्टी का ढेर बन गया। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया था, ठीक है। अब यहाँ हमने बात कर ली कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। देखो दोस्तों, इसकी खोज जो की थी रखालदास बनर्जी। कब की थी? इसकी पहली बात सन की बात करते हैं 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी ने कहा किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। ये है कहाँ? देखो दोस्तों, ये पाकिस्तान में, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में एक जगह है सिंधु सभ्यता में, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ था? सिंधु नदी, यहाँ लिख देता हूँ, पाकिस्तान में सिंधु नदी बह रही है। तो सिंधु नदी के किनारे किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसने की थी? 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। तो आप इसको याद कीजिए, और फिर याद करने के पश्चात क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों। देखो, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या होता है? मृतकों का टीला। फिर इससे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के कि मोहनजोदड़ो की खोज किस ईस्वी में हुई थी? 1922 ईस्वी में। या कभी मृतकों का टीला भी दे करके इससे पूछ लेता है कि इसकी खोज कौन सी ईस्वी में हुई? 1922 ईस्वी में। किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे की थी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली इसकी नदी के बारे में, खोजकर्ता के बारे में, और ईस्वी के बारे में, कौन सी सन में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से क्या क्या अवशेष देखने को मिले। देखो, यहाँ से अवशेष देखने को मिले थे पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, ठीक है। पुरोहित आवास मिले थे। पुरोहित आवास जो थे वो रह रहे थे, तो रहने के लिए फिर क्या हुआ? यहाँ पर पुरोहित आवास मिले, और
इस हिसाब से लिख देता हूँ, पुरोहित आवास, स्नानागार, स्नानगार, स्नानगार भी मिला, पुरोहित आवास मिला, स्नानागार मिला, और यहाँ अन्नागार, अन्नागार। तो दोस्तों बात आप सोच रहे होंगे कि अन्नागार हड़प्पा सभ्यता से मिला, अब मोहनजोदड़ो में ही क्यों मिला? देखो मिला दोनों जगह, लेकिन डिफरेंस बहुत है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो अधिकतर मोहनजोदड़ो वाले से ज़्यादा पूछता है। क्यों पूछता है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो अन्नागार था वो छोटा था, और जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो बहुत बड़ा था। तो ये कैसा था? ये बड़ा, कैसा था? ये बड़ा था। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर की है किस सभ्यता का अन्नागार सबसे बड़ा था? तो किसका था? मोहनजोदड़ो का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ क्या मिला, अन्नागार। अन्नागार के बाद कुआं के अवशेष भी मिले देखने को। ठीक है, कुआं, और यहाँ सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र दोस्तों किसके बने होते हैं? कॉटन के। कॉटन किसका होता है? कपास का। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है एग्जामिनर कि मोहनजोदड़ो में कपास की खोज किस सभ्यता से, किस स्थल से मिली थी? कपास की खोज किस स्थल से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। या कभी कभी सूती वस्त्र भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप बताएंगे किससे कपास की खोज कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। दूसरी बात यहाँ से मिली थी सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें भी मिली थी। यहाँ मोहनजोदड़ो की सड़कें देखी गई दोस्तों, वो चौड़ी सड़कें थी। कैसी थी? चौड़ी सड़कें थी। और फिर चौड़ी सड़कें थी यहाँ पर नहीं, यहाँ चौड़ी सड़कें थी यहाँ जहाँ पर, फिर यहाँ पशुपति शिव का मंदिर भी देखने को मिला। पशुपति शिव का मंदिर भी देखने को मिला, और इसके साथ साथ दोस्तों सभागार भी देखी गई। यहाँ सभागार भी देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, सभागार के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर, सभागार के साथ साथ यहाँ एक नृत्य की मूर्ति भी मिली। नृत्य की मूर्ति, ये नृत्य की मूर्ति जो दोस्तों थी, ये थी कांस्य धातु की। किसकी थी? कांस्य धातु। ठीक है, कांस्य धातु की बनी हुई थी। तो अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि कांस्य धातु की खोज कहाँ पर हुई थी? कांस्य धातु की खोज दोस्तों खोज हुई थी, वो कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में किसकी नृत्य मूर्ति के हिसाब से पता चला कि जो प्रो हिस्ट्री के जो लोग थे वो कांस्य धातु का ज़्यादा यूज करते थे। किसका यूज ज़्यादा यूज? कांस्य धातु का यूज ज़्यादा करते थे। तो इसी हिसाब से इस सभ्यता वो इस इतिहास को क्या कहा गया? मतलब इसको कांस्य युग कहा गया। ठीक है, नृत्य मूर्ति के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर नृत्य मूर्ति भी मिली, और यहाँ तांबे का ढेर भी मिला। तांबे का ढेर, तांबे का ढेर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, फिर हम आपको याद करने की भी बताएंगे इसे कैसे याद रखेंगे। देखो बात यह है, यहाँ पुरोहित आवास ही पूछ लेता है कि पुरोहित आवास कहाँ से मिला, स्नानागार कहाँ से मिला, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला, कुआं कहाँ देखने को मिला, सूती वस्त्र या कपास कहाँ देखने को मिला, चौड़ी सड़कें कहाँ देखने को मिली, पशुपति शिव का मंदिर कहाँ मिला, सभागार कहाँ मिला, नृत्य की मूर्ति कहाँ देखने को मिली, और तांबे का ढेर कहाँ देखने को मिला। दोस्तों इनसे कुछ भी उठा सकता है वो, और उठा करके एक पॉइंट उठा करके एक क्वेश्चन बना करके आपसे उसका स्थल पूछ सकता है। स्थल ना पूछ करके दोस्तों उसके आपको खोजकर्ता के नाम भी पूछ सकता है। तो मुझे पता होगा कि आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा और आप उसका उत्तर किस हिसाब से दे सकोगे। तो आप समझ गए होगे दोस्तों कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है और किस हिसाब से हम उसका उत्तर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। दोस्तों देखो याद करने का मैं एक बताता हूँ आपको याद कैसे करेंगे। देखो पुरोहित आवास थे, आवास मतलब पुरोहित को एक व्यक्ति मान लो, एक व्यक्ति है और वो स्नान करता है। पुरोहित आवास में रहता है, आवास में रहने के पश्चात वो स्नान करता है। तो स्नान करने से स्नानकार वो पुरोहित आवास में रहेगा, स्नान करेगा, फिर अन्नागार, ठीक है, और फिर अन्नागार मतलब खाना खाने के बाद कुएं में पानी पीने जाएगा। पानी पीने के पश्चात वो सूती वस्त्र पहनेगा, वस्त्र पहनने के पश्चात फिर भी चौड़ी सड़कों से जाएगा और जाते जाते एक मंदिर में पहुंच जाएगा। कहाँ? पशुपति शिव के मंदिर पहुंच जाएगा। तो पशुपति शिव के मंदिर में आपने देखा होगा कि सभा होती है, मतलब लोग इकट्ठे होते हैं, मान लिया हमने सभागार।
वहाँ सभागार होती है, फिर वहाँ नाच गाना भी होता है, तो उसे हम कहेंगे नृत्य की मूर्ति। तो आप कैसे याद करोगे? पुरोहित आवास में, मतलब एक पुरोहित आवास होता है, ठीक है, स्नान करता है, अन्नागार मतलब खाना खाता है, अन्नागार पानी पीता है कुएं में जा करके, कुएं में पानी पी करके सूती वस्त्र पहनता है जो कॉटन का होता है, फिर चौड़ी सड़कों से जाता है, पशुपति शिव मंदिर पहुंचता है, वहाँ सभागार भी होती है, नृत्य की मूर्ति भी होती है। तो इस हिसाब से आप याद कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से मैंने आपको मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा सभ्यता से सारे के सारे पॉइंट बता दिए कि किस हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों? तो चलो अब हम अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम चनहुद्रो और सुतकांगडोर और सिंधु सभ्यता से कौन कौन से मतलब मेन चीज जो लोथल है, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटला कहाँ कहाँ से मिले थे, इनसे क्या क्या पूछता है, ये हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।